नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 5 जून 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम सीधा सीधा डिस्कस करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव वे में। उसके बाद न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे एथिक्स थ्रू न्यूज़पेपर वाले सेक्शन में। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज, डॉक्टर्स जेनरिक ड्रग्स प्रिस्क्राइब नहीं करते, इसके लिए DGHS ने एक ऑर्डर पास किया है डॉक्टर्स के लिए। उसके बाद दूसरा आर्टिकल सिटीजन एक्टिविज्म से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हेल्थ जो सब्जेक्ट है इसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए। और सबसे लास्ट में रेल एक्सीडेंट हुआ उससे संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, रेल सेफ्टी से संबंधित। ये 4 आर्टिकल डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया एथिक्स थ्रू न्यूज़पेपर वाला सेक्शन कवर करेंगे। आज से देखो एथिक्स का हर एक जो टर्म है ना, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती हैं, उनको एक एक दो करके हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो आज से सबसे पहला हमारा कीवर्ड है एथिक्स। एथिक्स क्या है ये देखो, ह्यूमन एक्शंस की ना सिस्टमेटिक स्टडी है। मान लो मैंने किसी को गाली दी तो ये मेरा ह्यूमन एक्शन है, ये सही है या गलत है, इसकी स्टडी करना एथिक्स है। समझ गए? मतलब ह्यूमन एक्शंस को सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करना, ये पता लगाने के लिए कि ह्यूमन एक्शन सही है या गलत है, ये है एथिक्स। समझ गए? एथिक्स एथिक्स इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शंस। ह्यूमन एक्शंस को स्टडी किया जाता है एथिक्स में, यह पता लगाने के लिए कि वो सही है या गलत है। मेन पर्पस है अल्टीमेट हैप्पीनेस को अटेन किया जा सके। जैसे देखो, आप करप्शन नहीं कर रहे हो, आप बड़ों का सम्मान कर रहे हो, दूसरों के प्रति ग्रेटफुल हो, तो आप ज्यादा खुश रहोगे। जिसने करप्शन किया उसको रात को नींद नहीं आएगी। यह बात सोक्रेटिस ने भी बोली थी। समझ गए? तो एथिकल कैसे हुआ जा सकता है? आप रूल्स को फॉलो करते हो, अपने काम में ऑनेस्ट हो, रिलेशंस में लॉयल हो, तो ये सब आप करते हो। तो ये एग्जांपल्स हैं बीइंग एथिकल के। 2022 में इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। और इमैनुअल कांट का कोट है जो आप लिख सकते हो। लॉ में तो देखो मैन तभी दोषी पाया जाता है जब वो दूसरों के अधिकारों को वायलेट करता है, लेकिन एथिक्स में जब वो सोच भी लेता है ना दूसरों के अधिकारों को वायलेट करने का, तभी वो दोषी हो जाता है। समझ गए? अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, डॉक्टर्स के द्वारा जेनरिक ड्रग्स के बजाय ब्रांडेड ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले डिफरेंस बता दीजिए आप। एक तरफ ब्रांडेड ड्रग्स या फिर इनोवेटर ड्रग्स और दूसरी तरफ जेनरिक ड्रग्स। देखो, मान लीजिए कोई कंपनी है एक्स जिसने दिन रात मेहनत करके रिसर्च में पैसा लगा के एक ड्रग को डेवलप किया जिसका नाम है ए। तो ना एक्स कंपनी को ए ड्रग के लिए ना एक निश्चित टाइम के लिए पेटेंट मिल जाता है, फॉर एग्जांपल 20 साल के लिए। अब 20 सालों तक सिर्फ एक्स कंपनी ही इस ए ड्रग को बेच सकती है और कोई कंपनी नहीं। लाइसेंस दे तो वो बात अलग है। ऐसा पेटेंट इसलिए दिया जाता है, यानी मोनोपोली इसलिए दी जाती है क्योंकि एक्स कंपनी जिसने पैसा लगाया, जिसने वक्त दिया, उस कंपनी की कीमत निकल्स के, जो इन्वेस्टमेंट की है वो पूरी हो सके। लेकिन जैसे ही पेटेंट का पीरियड पूरा हो जाता है तो फिर दूसरी कंपनी को आज़ादी होती है कि वो भी इस ए ड्रग को डेवलप करके बेच सकती हैं। 20 साल पूरे हो गए ना, 20 साल के बाद और कोई कंपनी भी इस ड्रग को बेच सकती है, जिसे फिर बोला जाएगा जेनरिक ड्रग। समझ गए? पेटेंट पूरा होने के बाद और कोई कंपनी जब ए ड्रग को बेचेगी ना तो वो जेनरिक ड्रग कहलाएगी। और जो जेनरिक ड्रग्स होती हैं वो सस्ती होती हैं, बट कंडीशन है जेनरिक ड्रग्स का ना बायो इक्विवेलेंट होना जरूरी है। यानी जो ब्रांडेड ड्रग की इफेक्टिवनेस है ना, सेम इफेक्टिवनेस की ही जेनरिक ड्रग होनी चाहिए। अभी इस आर्टिकल में ये सारी चीजें डिटेल से आएंगी। तो अभी ऑर्डर आया डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज का, यानी DGHS का 12 मई को ऑर्डर आया था। डॉक्टर्स को बोला गया था कि आप जहां तक पॉसिबल हो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिर्फ जेनरिक मेडिसिन को ही प्रिस्क्राइब कीजिए, ब्रांडेड ड्रग्स को प्रिस्क्राइब मत कीजिए। ये ऑर्डर देखो पहली बार नहीं आया, इससे पहले भी इसी प्रकार के ऑर्डर आ चुके हैं। ऑर्डर क्यों आते हैं? DGHS को ये लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स हैं ना, उनकी कई बार मिली भगत देखने को मिलती है ब्रांडेड
कंपनीज के साथ में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ में जो ब्रांडेड ड्रग्स बेचते हैं, तो मिली भगत के कारण डॉक्टर्स को जहां रिश्वत मिलती है, गिफ्ट मिलते हैं, इसीलिए वो ब्रांडेड ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करते हैं और जेनरिक ड्रग्स को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है गरीब लोगों को, क्योंकि ब्रांडेड ड्रग्स महंगी आती हैं और जेनरिक मेडिसिन सस्ती आती हैं। राइटर कहते हैं, देखो DGHS को ना एक सर्वे करवा लेना चाहिए था कि आखिरकार डॉक्टर्स ब्रांडेड ड्रग्स को क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, जेनरिक ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करने से हिचकिचाते क्यों हैं। अब फैक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जिसकी वजह से डॉक्टर्स जेनरिक ड्रग्स को रेकमेंड नहीं करते हैं वो है बायो इक्विलेंस। बायो इक्विलेंस का क्या मतलब होता है? देखो, बायो इक्विलेंस का मतलब यह होता है जो ब्रांडेड ड्रग की इफेक्टिवनेस थी ना, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था ए ड्रग का, ए ड्रग की जो इफेक्टिवनेस है ना कि ब्लड स्ट्रीम में जाके जिस प्रकार का इंपैक्ट ये बॉडी में लाएगी, जिस इफेक्टिवनेस के साथ काम करेगी, इवन जेनरिक मेडिसिन की भी उतनी ही इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। ब्रांडेड ड्रग की तरह जेनरिक ड्रग भी जब ब्लड में मिलेगी तो सेम इफेक्ट, सेम इंपैक्ट लाना होगा जेनरिक मेडिसिन को, तब जाके उसे बायो इक्विवेलेंट माना जाएगा ब्रांडेड ड्रग के। अब इसके लिए ना टेस्ट भी होता है, जेनरिक ड्रग बायो इक्विवेलेंट है या नहीं है, उसके लिए टेस्ट होता है। यूएसए में तो 1977 के बाद से ही ये टेस्ट होता आया है कि टेस्ट किया जाए कि जेनरिक मेडिसिन बायो इक्विवेलेंट है या नहीं है, मतलब ब्रांडेड ड्रग्स जितनी इफेक्टिवनेस है या नहीं है। इंडिया में ना ये टेस्ट होना स्टार्ट हुआ अभी हाल ही में 2017 से। 2017 से ही इंडिया में ये टेस्ट होना स्टार्ट हुआ कि जेनरिक ड्रग्स बायो इक्विवेलेंट है या नहीं है। यूएसए में ये 1977 से होता आया है और इंडिया में जब 2017 से ये टेस्ट होना स्टार्ट हुआ ना, उसमें भी ऑलरेडी जो जेनरिक ड्रग्स हमारी मार्केट में मौजूद है ना, उन पे ये टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ नई ड्रग्स पे होगा, ऐसा सरकार ने बोला। तो ना डॉक्टर्स को भरोसा नहीं है जेनरिक ड्रग्स पे, क्योंकि इन ड्रग्स का, जेनरिक ड्रग्स का 2017 से पहले वाली ड्रग्स का कभी बायो इक्विवेलेंट टेस्ट हुआ ही नहीं, मतलब पता ही नहीं है कि वो ब्रांडेड ड्रग्स जितनी इफेक्टिव है या नहीं है। अब दूसरी चीज है स्टेबिलिटी टेस्ट। आपके मन में आया होगा, बायो इक्विवेलेंट तो समझ में आ गया, ये स्टेबिलिटी टेस्ट क्या है? देखो, एक जो ड्रग है ना काफी सारी चीजों से बनी होती है। एक होता है एपीआई। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब एक्चुअल केमिकल कंपाउंड जिससे बॉडी में इंपैक्ट आता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्रग में। मतलब यूं कह सकते हो इसी की वजह से ड्रग काम करती है। लेकिन ड्रग में और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बाइंडर। बाइंडर मतलब जो एपीआई मान लीजिए पाउडर की फॉर्म में है, तो बाइंडर जो है वो ड्रग को एक शेप देता है, फॉर एग्जांपल कैप्सूल की शेप, या फिर टेबलेट है तो टेबलेट की शेप, बाइंडर शेप देता है। इसके अलावा कोटिंग भी होती है ड्रग के ऊपर, एपीआई के ऊपर। कोटिंग का काम होता है ड्रग को डीकंपोज होने से रोकना, मतलब डिग्रेड होने से बचाना। समझ गए? तो ये सारी चीजें एक ड्रग के अंदर होती हैं। बेसिक्स बताने के बाद अब मैं आता हूं स्टेबिलिटी टेस्ट पे। देखो, मान लीजिए कोई ड्रग मैन्युफैक्चर हुई हिमाचल प्रदेश के बद्दी में। अब वो ना ड्रग जो है वो देश के अलग अलग इलाकों में जाएगी। वो रेगिस्तान में बिकने के लिए जाएगी राजस्थान में, वो कोस्टल एरियाज में बिकने के लिए जाएगी, वो लद्दाख में बिकने के लिए जाएगी। अब ना उस ड्रग का अलग अलग कंडीशंस में टेस्ट होना जरूरी है, ये इंश्योर करने के लिए कि वो ड्रग हर एक टेम्परेचर कंडीशन में, हर एक ह्यूमिडिटी कंडीशन में सरवाइव कर सके। ऐसा तो नहीं कहीं कोस्टल एरियाज में जाके जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है वो उस ड्रग का कलर चेंज हो जाए। ऐसा तो नहीं कि बहुत गर्मी वाली जगह पे जाके वो ड्रग जो है वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये इंश्योर करने के लिए स्टेबिलिटी टेस्ट होना जरूरी है। 2018 से पहले तक इंडिया में जेनरिक ड्रग्स का स्टेबिलिटी टेस्ट नहीं होता था, 2018 में होना स्टार्ट हुआ। फिर वही इशू, सरकार ने मना कर दिया कि 2018 से पहले वाली जो ड्रग्स है ना उनका स्टेबिलिटी टेस्ट नहीं होगा, नई जेनरिक ड्रग्स का स्टेबिलिटी टेस्ट होगा।
इसके अलावा देखो तीसरा फैक्टर भी है जिसकी वजह से डॉक्टर्स कई बार ब्रांडेड ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ना उनका ना कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, पेशेंट्स का फीडबैक होता है, जिसके बेस पे उन्हें पता लगता है कि ये ड्रग जो है वो काम करती है और ये जो ड्रग है इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं आता है। तो अपने कई सालों के एक्सपीरियंस के आधार पर, पेशेंट्स के फीडबैक के आधार पर डॉक्टर्स जो हैं बहुत बार स्पेसिफिक ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस प्रकार से देखो, रीजंस की तो हमने बात कर ली, डॉक्टर्स आखिरकार क्यों ब्रांडेड ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। डीजीएचएस को ना डॉक्टर्स के कंसर्न्स को एड्रेस करना जरूरी है। सबसे पहले तो रेगुलेशन इस प्रकार से होना चाहिए कि जेनरिक ड्रग की पैकेजिंग को देख के ही ये पता लगाया जा सके कि इस जेनरिक ड्रग की टेस्टिंग हुई है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग हुई है, बायो इक्विवेलेंस वाली टेस्टिंग हुई है या फिर नहीं हुई है। पैकेजिंग से ही समझ में आ जाए कि जेनरिक ड्रग जो है बायो इक्विवेलेंट है, स्टेबल है या फिर नहीं है। तो डॉक्टर्स को पता लग जाएगा ये जेनरिक ड्रग जो है वो बायो इक्विवेलेंट है, स्टेबल है, इसलिए बिना डर के इसे प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। इससे ना डॉक्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो जेनरिक ड्रग्स में और ज़्यादा बढ़ेगा, पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होगा। डॉक्टर्स को एक्शन की धमकी देके उनको बोलना कि जेनरिक ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करो अदरवाइज आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इससे देखो बल्कि नुकसान हो जाएगा। पेशेंट्स की जो वेलफेयर है वो परमो धर्म होता है डॉक्टर्स का। तो डॉक्टर्स का जब तक जेनरिक ड्रग्स में विश्वास नहीं होगा वो खुले दिल से फिर पेशेंट्स को जेनरिक ड्रग्स रेकमेंड नहीं करेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे हम बढ़े उससे पहले इस आर्टिकल पर आधारित क्वेश्चंस देख लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा। अभी आप अटेम्प्ट करके देखिए, स्लाइड को पोज करके, वीडियो को पोज करके, और लास्ट में जब हम समरी देखेंगे तब आपको आंसर मिल जाएगा। अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, बाद में पता लग जाएगा आपने सही आंसर किया या फिर नहीं किया। ये मेंस का क्वेश्चन है। डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ जेनरिक मेडिसिन्स। जेनरिक मेडिसिन्स के प्रिस्क्रिप्शन में इंडिया में क्या चैलेंजेस आते हैं उन्हें डिस्कस करना है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है हेल्थ केयर सिस्टम पे। इन चैलेंजेस के लाइट में आप ये भी बताइए, एग्जामिन कीजिए क्या गवर्नमेंट को मेजर्स लेने चाहिए ताकि उन कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सके। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारे देश में सिटीजन एक्टिविज्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, कुछ समय पहले तक जंतर मंतर पर रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। रेसलिंग फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ। बाद में जब 28 मई को पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का इनाग्रेशन था तो रेसलर्स नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने रोका उन रेसलर्स को, काफ़ी धक्का मुक्की हुई। तो वैसे देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, ये कायदे से इनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होना चाहिए था। लोगों को सड़कों पर आना चाहिए था सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। जैसा कि 10 साल पहले जब निर्भया केस हुआ था ना दिसंबर 2012 में, किस प्रकार से सभी तबकों के लोग, खास करके मिडिल क्लास के लोग सड़कों पर आ गए थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इवन रेसलर्स ने रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट का भी आरोप लगाया है, लेकिन फिर भी जनता का इतना ज़्यादा साथ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों? अब डिटेल में जाते हैं राइटर। देखो, जनरली जो सिटीजन एक्टिविज्म है ना, वो मिडिल क्लास के बिना अधूरा है। मिडिल क्लास का होना जरूरी है, समाज के सभी तबकों का होना जरूरी है, जिसमें सबसे मेन है मिडिल क्लास। अब राइटर थोड़ा इतिहास में जाते हैं। आज़ादी से पहले ना अलग अलग सिटीज़ में मिडिल क्लास का एक्टिविज्म देखने को मिलता था। बहुत सारे एसोसिएशनल ग्रुप्स बने हुए थे जिनको सामान्यतः लीड किया जाता था उसी सिटी के किसी वेल्दी पर्सन के द्वारा। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ ना, मिडिल क्लास के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको पावर मिल गई, वो सरकार में शामिल हो गए, वो पॉलिटिक्स में शामिल हो गए। तो मिडिल क्लास की तरफ से जो एक्टिविज्म था ना, कि सरकार से बाहर रह के सरकार का विरोध करना,
एज ए सिटीजन ग्रुप इशू पर संघर्ष करना, प्रोटेस्ट करना या फिर किसी चीज की डिमांड करना, वो मिडिल क्लास का एक्टिविज्म नेहरूवियन इरा में खत्म सा हो गया, क्योंकि मिडिल क्लास के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हो गए सरकार में, शामिल हो गए पॉलिटिक्स में। अब जो पर्सन पॉलिटिक्स में शामिल हो जाएगा वो एज ए सिटीजन एक्टिविज्म नहीं शो करेगा ना, वो अपनी पार्टी में एक्टिविटीज को इंक्रीज करेगा। फिर इसके बाद देखो 1990s में लिबरलाइजेशन के बाद कई सारे मूवमेंट्स चले, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन जिसमें मेधा पाटकर ने पार्टिसिपेट किया, इवन आमिर खान ने पार्टिसिपेट किया। उन आंदोलनों, उन मूवमेंट्स में भी ना मिडिल क्लास का ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं रहा, वो सेलिब्रिटी ड्रिवन मूवमेंट्स थी। अंत में वो मूवमेंट फेल हो गई। बाद में देखो जब यूपीए की सरकार थी ना, तब मिडिल क्लास का रिसर्जेंस देखने को मिला। यहां पर देखो यूपीए की सरकार के दौरान हमने अर्बन मिडिल क्लास का एक्टिविज्म देखना स्टार्ट किया, क्योंकि देखो मिडिल क्लास जो है ना यूपीए की सरकार के दौरान फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही हैं, मास बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं अपने अपने फायदों के लिए, और हमें इग्नोर कर दिया गया है। फिर 2012 में जब निर्भया केस हुआ तो किस प्रकार से लाखों लोग सड़कों पर आ गए। वो किसी एक सेक्शन से नहीं थे, लेकिन मेन जो उसमें करंट लेके आया ना, वो लेके आया मिडिल क्लास। मिडिल क्लास एक प्रकार से ना मोरल कंपास का काम करता है। मिडिल क्लास किस चीज को मोरल या फिर इमोरल मानता है, इस चीज का देखो बाकी सेक्शंस पर भी इंपैक्ट देखने को मिलता है। अब देखो 2014 के बाद क्या हुआ, बीजेपी ने ना मिडिल क्लास के स्पेस को कैप्चर कर लिया। इसका मतलब यह है जैसे मिडिल क्लास के द्वारा नेशनलिज्म को पसंद किया जाता है, बीजेपी ने अपनी पॉलिसीज में नेशनलिज्म को शो किया। मिडिल क्लास के द्वारा मान लीजिए हिंदुइज्म को पसंद किया जाता है, बीजेपी ने अपनी पॉलिसीज में हिंदुइज्म को तवज्जो दी। तो इसका इंपैक्ट यह हुआ मिडिल क्लास ज्यादा इंक्लाइंड हो गया बीजेपी की तरफ, और बीजेपी मिडिल क्लास के वो लोग जो इंडिपेंडेंट होकर राय रखते हैं, ऐसे लोगों की संख्या काफी कम हो गई जो इंडिपेंडेंट अपनी ओपिनियन बनाते हैं। यह एक रीजन है कि देखो 2012 में जब अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे ने जो मूवमेंट चलाई, उसमें मिडिल क्लास ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, बहुत जबरदस्त वो आंदोलन था। लेकिन अब चूंकि रेसलर्स जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर उतना इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास इसमें शामिल नहीं है। अब देखो राइटर कहते हैं सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लिया ना। अब कहने को सभी सेक्शंस उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हरियाणा में सबसे जो मेन पार्टिसिपेशन था ना, वो जाट कम्युनिटी का था। और अभी भी जो रेसलर्स का प्रोटेस्ट है ना, वो ऑल इंक्लूसिव नहीं है, इसी वजह से कम इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इसलिए कंक्लूजन में यह कहा जाता है कि रेसलर्स का जो प्रोटेस्ट है वो क्लैरिफाई करता है कि सुपरफिशियल सेलिब्रिटी डिपेंडेंट मॉडल जो है सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म का, वो सफल नहीं होने वाला है। अगर सिविल सोसाइटी के एक्टिविज्म को सफल बनाना है ना, सभी सेक्शंस का शामिल होना जरूरी है, अपील होनी चाहिए सभी सेक्शन से, सेगमेंटल लॉयल्टी नहीं होनी चाहिए, यानी पर्टिकुलर सेक्शन के अगेंस्ट लॉयल्टी, और वो प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं। जब लगेगा ना जनता को कि ये जो प्रोटेस्ट है किसी एक सेक्शन का है, तो फिर वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थ सेक्टर से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज़ादी को मिले 75 ईयर्स पूरे हो गए, अभी भी सरकार बेसिक जो अधिकार है राइट टू हेल्थ वाला, ये नहीं प्रोवाइड कर पाई है देश के सभी नागरिकों को। हेल्थ या तो एक्सेसिबल नहीं है ज़्यादातर नागरिकों को, है तो बहुत महंगी है, अफोर्डेबल नहीं है। G20 के मेंबर कंट्रीज में अगर हम हेल्थ के पैरामीटर्स निकालेंगे तो इंडिया शायद ज़्यादातर हेल्थ के इंडिकेटर्स पे सबसे लास्ट में आएगा, सबसे खराब परफॉर्म करता दिखेगा। क्या सॉल्यूशन है? राइटर सॉल्यूशन देते हैं हेल्थ को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया जाए। देखो जब संविधान सभा की डिबेट्स चल रही थी ना, तो उस समय भी ब्रिजेश्वर प्रसाद और हरि विष्णु कामत ने
ओपोज किया था, विरोध किया था कि हेल्थ को स्टेट लिस्ट में ना डाला जाए। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दोनों एक्ट्स के अकॉर्डिंग हेल्थ स्टेट के जुरिडिक्शन में आता था। इंडिया एक्ट 1919 ने तो स्टेट्स को पूरी ऑटोनॉमी दी थी, हेल्थ मैटर्स पे वो कोई भी पॉलिसी ला सकती हैं। बाद में भारतीय संविधान में भी जब सब्जेक्ट्स बांटे गए यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में, संविधान के 7वें शेड्यूल में, तो हेल्थ को स्टेट लिस्ट में डाल दिया गया। विष्णु कामत और ब्रजेश्वर प्रसाद, इनका लॉजिक ये था कि अगर देखो हेल्थ को यूनियन लिस्ट में डाला जाता है ना, तो यूनियन गवर्नमेंट A1 स्टैंडर्ड की हेल्थ सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकता है, क्योंकि ब्रिटिश ईरा में हेल्थ को काफी नुकसान पहुंचा है, ध्यान नहीं दिया गया ब्रिटिश सरकार ने हेल्थ पर। तो अब यूनियन गवर्नमेंट के पास हेल्थ होनी चाहिए, हेल्थ का सब्जेक्ट, ताकि जैसा हेल्थ सिस्टम पूरी दुनिया में है, डेवलप कंट्रीज में है, वैसा ही हेल्थ स्टैंडर्ड इंडिया में भी हो। और यूनियन गवर्नमेंट ये भी इंश्योर कर सकती है कि डिजीज और एपिडेमिक्स जो फैलते हैं उनको रोका जा सके। ये स्टेट गवर्नमेंट्स के बस की बात नहीं होगी। बट जैसा हमने डिस्कस किया कि संविधान ने हेल्थ स्टेट्स को ही दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एबिलिटी थी सभी राज्यों में यूनिफॉर्म हेल्थ स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस लागू करने की, वो एबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी कम हो गई। आज के समय में यूपी, बिहार में जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं बहुत ही बेकार हैं, सबसे बुरे हेल्थ इंडिकेटर्स हैं पूरे वर्ल्ड में यूपी और बिहार में। तमिलनाडु और केरला में सिचुएशन कंपेयर करें तो ठीक है, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज की तरह है हेल्थ सिचुएशन वहां पर। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ पे कितना खर्चा करती है? ऑलमोस्ट 2% ऑफ जीडीपी, बहुत ही कम है। अगर देखो हेल्थ सेंटर के पास होता ना, तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करती हेल्थ पर। अभी स्टेट्स के पास में है हेल्थ का जो डोमेन है, और अलग अलग स्टेट में सिचुएशन अलग अलग है, रेगुलेशन अलग अलग है। जैसे देखो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में तो अभी राइट टू हेल्थ आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि इमरजेंसी की सिचुएशन में और जब क्रिटिकल केयर रिक्वायर्ड है तो हर एक इंडिविजुअल को प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी और क्रिटिकल सर्विस होना चाहिए। राजस्थान ने ये प्रोविजन इंप्लीमेंट कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार था, लेकिन डॉक्टर्स ने विरोध कर दिया। अब देखो अकेले राजस्थान ने ये इंप्लीमेंट किया कि इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर की सिचुएशन में डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हो, स्टेट का नागरिक जाके इलाज करवा सकता है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स राजस्थान से बाहर दूसरे राज्यों में शिफ्ट होने लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है, राइट टू हेल्थ इंश्योर करवाने के लिए ना ये पीसमिल अप्रोच सही नहीं है कि एक राज्य में हो दूसरे राज्य में ना हो। पूरे देश में यूनिफॉर्म हेल्थ स्टैंडर्ड आने चाहिए, यूनिफॉर्म गाइडलाइंस आनी चाहिए, तब जाके हम पूरे देश में ये राइट टू हेल्थ का बेसिक अधिकार दे सकते हैं। जैसे अगर देखो ये जो है हेल्थ वाला सब्जेक्ट यूनियन के पास नहीं है, तो रिजल्ट देखिए, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 में आया था ताकि हॉस्पिटल्स में क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके, पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। बट ये अभी तक इनइफेक्टिव है क्योंकि कई सारे राज्यों ने इसे इंप्लीमेंट ही नहीं किया है। अगर हेल्थ सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में होता या फिर यूनियन के पास में होता तो इसका इंपैक्ट शायद कुछ अलग ही होता। एग्जाम्पल भी राइटर के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन है ना कि इमरजेंसी केयर और क्रिटिकल केयर की सिचुएशन में हेल्थ का अधिकार होना चाहिए। अब इमरजेंसी की डेफिनेशन अलग राज्य में अलग होगी। अगर ये इमरजेंसी की डेफिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाए तो ज़्यादा अच्छी है। पिछले 75 सालों में देखो टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है। प्राइवेट सेक्टर का रोल अब डोमिनेंट हो गया है। थर्ड पार्टी हेल्थ केयर पेमेंट सिस्टम पे रिलायंस बढ़ गया है, यानी इंश्योरेंस कंपनीज पर भी जो डिपेंडेंस है पहले के अपेक्षाकृत बढ़ा है। तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है स्टेट्स के लिए अपने आप से हेल्थ सर्विसेज को रेगुलेट करना, हेल्थ सर्विसेज को मैनेज करना। इवन 15th फाइनेंस कमीशन ने भी प्रपोज किया था कि हेल्थ को आप कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दो ताकि पूरे देश में एक समान पॉलिसी फॉर्मुलेशन और हेल्थ पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन हो सके। तो ये क्वेश्चन है, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हेल्थ को क्या कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए।
अब चलते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। ये प्री का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल कैन बी आर्ग्यूड टू इंक्लूड द राइट टू हेल्थ? राइट टू हेल्थ कौन से आर्टिकल में आता है? लास्ट में आंसर हम देखेंगे। ये मेंस का क्वेश्चन है। डिस्कस द आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट, मतलब हेल्थ को स्टेट लिस्ट से कंटेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए। इसके पक्ष में भी आर्ग्यूमेंट डिस्कस कीजिए और विपक्ष में भी आर्ग्यूमेंट्स जो है वो डिस्कस कीजिए। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस का आज एक आर्टिकल है। उड़ीसा में काफी दुखद हादसा हुआ, 275 लोगों की जान चली गई। पिछले 20 सालों में पूरे वर्ल्ड में इतना फेटल हादसा नहीं हुआ जिसमें इतने सारे लोगों की जान चली गई किसी रेल एक्सीडेंट में। इंडिया में देखो 1981 में एक काफ़ी भयंकर हादसा हुआ था, रेल एक्सीडेंट हुआ था, 750 लोगों की जान चली गई थी। बिहार में ट्रेन बागमती नहर में डूब गई थी। देखो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि यह हादसा क्यों हुआ, लेकिन राइटर सजेस्ट करते हैं जो डेवलप कंट्रीज हैं ना, जैसे फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्वीडन, यूके, इवन जापान, चाइना, यहां पर ट्रेन इतनी फास्ट स्पीड से चलती है, इवन 200 से लेकर 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वहां पे हादसे नहीं होते। हमारे देश में ट्रेन रफली 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, लेकिन फिर भी हमारे देश में हादसे हो जाते हैं। हमारे देश में अगर ट्रेन सेफ्टी की बात करें, इजिप्ट, मैक्सिको, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, बस इनसे ही थोड़ा ऊपर हमारा नंबर आएगा। ऐसा क्यों हुआ? देखो बात ना हमारे रूट्स पे ना कंजेशन बहुत है। हमारे देश में जो रेल नेटवर्क बिछा ना 98% तो अंग्रेजों ने बिछाया था। न्यूयॉर्क टाइम्स का कल का ये आर्टिकल है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि 98% वाला आंकड़ा सही है, लेकिन इतना जरूर है कि ज़्यादातर हमारे देश में जो रेल नेटवर्क है ना वो अंग्रेजों के द्वारा ही बिछाया गया है। आप यहाँ पर देखो 1950 में टोटल रेल लेंथ चाइना में थी 21,800 किलोमीटर और इंडिया में थी 53,596 किलोमीटर। अब देखो हुआ क्या है, करंटली इंडिया में सिर्फ रेल लेंथ हो पाई है 68,100 किलोमीटर। पिछले 75 ईयर्स में सिर्फ 15,000 किलोमीटर की रेल लेंथ हम बिछा पाए हैं, रेल लाइन बिछा पाए हैं। और चाइना की 1950 में 21,800 किलोमीटर की रेल लाइन थी, अब बढ़ के हो चुकी है 1,55,000। यानी चाइना ने तो कम से कम 8 गुना के आसपास रेल लाइन बिछा दी है जो कि उनकी थी 1950 में। चाइना ने 2 फेसेस में काम किया। पहले तो उनकी एग्जिस्टिंग जो लाइन थी 1997 तक की, चाइना ने उसे रेनोवेट किया ताकि हाई स्पीड मतलब तेजी से चलने वाली जो रेल है उसके अनुकूल रेल लाइन को बनाया जा सके। उसके बाद उन्होंने नई जो रेल लाइन बिछाई वो हाई स्पीड रेल के हिसाब से बिछाई। बट देखो इंडिया में क्या है कि नई नई रेल तो चलती है, नई नई ट्रेन चलती हैं, लेकिन वही रूट है, रेल लाइन भी वही है, नई रेल लाइन इंडिया में नहीं बिछाई जा रही है। ऑलरेडी जो रेल लाइन है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। रेलवे का जो कंट्रीब्यूशन है ना हमारे देश के ट्रैफिक में वो घटता जा रहा है। अब लोग ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं एविएशन सेक्टर पे, रोड सेक्टर पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत इनोवेशन आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ा है। नए नए एयरपोर्ट्स खुल गए हैं, नई एयरलाइंस आ गई हैं, हालांकि फेल भी हो जाती हैं, जैसे गो एयर अभी फेल हो गई, लेकिन कितने बढ़िया बढ़िया हाईवे बन गए। पिछले 20 सालों में आपने खुद महसूस किया होगा कि रोड ट्रांसपोर्ट हमारे देश में बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, बट नई रेल लाइन नहीं बिछी है। सरकार ने ना 2017-18 में एक टारगेट रखा था कि हम अभी जो एवरेज स्पीड है ना पैसेंजर ट्रेन की उसे डबल कर देंगे, मतलब गुड्स ट्रेन की डबल कर देंगे, 25 से 50 कर देंगे, और पैसेंजर ट्रेन की हम 50 किलोमीटर पर आवर से 75 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड कर देंगे 5 सालों में। कैग की रिपोर्ट कहती है कुछ नहीं हुआ। तो राइटर सजेशन ये देते हैं आप नई रेल लाइन बिछाइए, कंजेशन कम कीजिए। अभी सरकार बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पे काम कर रही है अहमदाबाद से मुंबई, इस पे इतना खर्चा आ रहा है, इतने खर्चे से देखो ऑलरेडी जो रेल लाइन है ना उसे रेनोवेट किया जा सकता था, उसे ठीक किया जा सकता था ताकि उसे हाई स्पीड रेल के अकॉर्डिंग बनाया जा सके। तो सरकार ने कुछ जो डिसीजन लिए हैं ना उन पर एक डिबेट हो सकती है।
अब कंजेशन इतना ज़्यादा होता है रेल लाइंस पे ना, टाइम ही नहीं मिलता मरम्मत का। और दूसरा, रेलवेज में स्टाफ जो है वो भी काफ़ी ओवरबर्डन है। इन रीजंस की वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं, जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अब आते हैं हमारे एथिक्स थ्रू न्यूज़पेपर वाले सेक्शन पर। देखो, ये जो न्यूज़ है ना कि बिहार में एक ब्रिज कोलैप्स कर गया, 1716 करोड़ की लागत से बन रहा था, ये करप्शन का जबरदस्त एग्जाम्पल है जो आप एथिक्स में दे सकते हो। दूसरी बार ऐसा हुआ, पहली बार गिर गया था, कहा जा रहा था कि तेज हवाओं के कारण गिर गया, हालांकि वो भी काफी हास्यास्पद रीजन था। लेकिन फिर दूसरी बार गिर गया। काफी पहले इस ब्रिज को पूरा हो जाना था, लेकिन अभी तक 8 बार ये डेडलाइंस पार कर चुका है और दूसरी बार फिर से गिर गया। अब और समय लगेगा। तो देखो, कहीं ना कहीं जो निर्माण सामग्री थी, रॉ मटेरियल अच्छा नहीं इस्तेमाल हुआ, डिजाइन में कमी थी, तभी ये ब्रिज गिरा ना। यही जो करप्शन है वो देश को खा रहा है, जिसका नुकसान किसको हो रहा है? अल्टीमेटली तो देखो जनता का ही होता है। तो एथिक्स में आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो करप्शन में। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ गवर्नेंस में इनोवेशन का एग्जाम्पल है। केरला में देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से अब ट्रैफिक वायलेशन का चालान कटेगा। मतलब कैमराज लगे हैं हर जगह और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू स्कैनिंग होती रहती है, अपने आप चालान कट जाएगा, अपने आप पहुंच जाएगा। मतलब ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। दूसरे शहरों में भी हो रहा था, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है तो और भी ज़्यादा बढ़िया ये सिस्टम हो जाएगा। अभी तक क्या होता था, स्पीड चेक वाले कैमरा होते थे ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे, कि स्पीड अगर व्हीकल की ज़्यादा है तो अपने आप चालान कट जाएगा। लेकिन इसमें तो बाकी चीज़ें भी देखी जाएंगी, जैसे हेलमेट वगैरह पहना है या नहीं पहना है, दूसरी चीज़ें जैसे गाड़ी में सीट बेल्ट लगाई है या फिर नहीं लगाई है। तो आगे आगे देखो गवर्नेंस और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा गवर्नेंस में। अब देखो आंसर्स और समरी देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर है, 2 स्टेटमेंट सही हैं, सी आंसर है। पहली स्टेटमेंट देखिए, जेनरिक मेडिसिन आर ऑलवेज चीपर। ऑलवेज चीपर नहीं होती, कई बार देखो अवेलेबिलिटी की दिक्कत होती है, स्ट्रक्चरल इश्यूज होते हैं, मार्केट में भी सप्लाई एंड डिमांड का इश्यू होता है, तो कभी कभार ऐसा हो सकता है। ऑलवेज तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई ना। तो फिर नीचे वाली 2 स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। फर्स्ट गलत है, सेकंड 3 सही है। अगला जो प्री का क्वेश्चन था इसका आंसर आसान है, राइट टू लाइफ है। आपको जो चीज़ें देखो ना समझ में आए, राइट टू हेल्थ तो मैंने पढ़ा नहीं, कौन से राइट में आएगा, तो ज़्यादातर जो लाइफ से संबंधित चीज़ें हैं ना उनको आप आर्टिकल 21 में डाल सकते हो। तो आर्टिकल 21 में आती है ये राइट टू हेल्थ। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, राइट टू फ्री एयर या फिर राइट टू क्लीन एयर। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन से अधिकार में आता है, तो ये लाइफ स्टैंडर्ड से जुड़े जो अधिकार है ना, राइट टू लाइफ में ही आएंगे, आर्टिकल 21 में आएंगे। अब आप समरी देख लीजिए, ये हेल्थ वाले आर्टिकल की समरी है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया ऑर्डर क्या है डीजीएचएस का, क्यों डीजीएचएस ने ऑर्डर दिया। डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बीच में मिली भगत, डॉक्टर गिफ्ट लेते हैं, पैसे लेते हैं ब्रांडेड ड्रग्स को रेकमेंड करने के लिए, ऐसा सोचा डीजीएचएस ने। उसके बाद में हमने डिस्कस किया रीजंस क्या हैं, क्यों डॉक्टर्स आखिरकार जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते। सबसे पहले लैक ऑफ ट्रस्ट नहीं है डॉक्टर्स का। बायो इक्विवेलेंस टेस्टिंग सिर्फ 2017 में होनी स्टार्ट हुई, स्टेबिलिटी टेस्टिंग सिर्फ 2018 में स्टार्ट हुई। पेशेंट का फीडबैक इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डॉक्टर से कंसर्न्स एड्रेस करने चाहिए। जो रेगुलेशंस हैं बायो इक्विवेलेंस और स्टेबिलिटी टेस्टिंग के और अच्छे होने चाहिए। रिट्रोस्पेक्टिव भी इंप्लीमेंट किया जाए, यानी 2017 से पहले कि जो ड्रग्स हैं उन पे भी बायो इक्विवेलेंस के रूल लागू होने चाहिए। वे फॉरवर्ड कॉन्फिडेंस बिल्ड करना जरूरी है जेनरिक मेडिसिन में, और फोकस होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट और कोलैबोरेशन होना चाहिए डीजीएचएस एंड डॉक्टर्स के बीच में। अब रेलवे वाले आर्टिकल की समरी देख लीजिए। हादसा हुआ उड़ीसा में, एक्सीडेंट का रिकॉर्ड कंपेयर किया जाता है दूसरे देशों के साथ। इंडिया में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, डेवलप कंट्रीज़ में नहीं होते। रेल सेफ्टी की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। फिर हमने डिस्कस किया इंडिया में स्लो स्पीड है फिर भी ज़्यादा हादसे होते हैं, सेफ्टी मेजर्स को इंप्रूव करने की आवश्यकता है। मिशन रफ्तार के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सरकार ने लक्ष्य रखा था कि
गुड्स ट्रेन मालगाड़ियों की स्पीड दुगना की जाएगी, पैसेंजर ट्रेन की 1.5 टाइम्स की जाएगी, लेकिन असफल साबित हुआ। कंजेशन अभी भी बहुत ज़्यादा है रूट्स पे। चाइना के कंपैरिजन में बहुत कम रेलवे लाइन हम बिछा पाए हैं, और ऑलरेडी जो रेल रूट्स हैं उनकी रीवैम्पिंग भी नहीं हो पाई है, मतलब उन्हें हाई स्पीड ट्रेन्स के अकॉर्डिंग नहीं बनाया जा सका है। फिर ये कुछ पॉइंट्स जो काफ़ी डीप में जाके थे, जो इतने ज़्यादा यूजफुल नहीं लगे। ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस को इफेक्टिवली एड्रेस किया जाए। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो जिन पे काम चल रहा है, जैसे दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, उन्हें जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। और अल्ट्रा हाई स्पीड लाइन्स जैसे बुलेट ट्रेन जो है, इसका प्रोजेक्ट, इसे फिर से रिकंसिडर किया जाए, रीवैल्यूएट किया जाए। तो ये समरी हमने डिस्कस कर ली। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।